हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज हम लोग दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर हम कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम पहले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने यही बात किया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब जब उसकी शुरुआत हो ही गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन क्या होता है, यानी हॉर्टिकल्चर है क्या। ठीक है, डेफिनेशन में क्या होता है उसमें यही चीज़ बताई जाती है, इसमें क्या करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे कि पहली पॉइंट जो हम लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारा पहला लाइन यही होगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे। जब भी कभी डिफिनेशन देने जाएंगे तो हम यही बताएंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर किसका ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। फिर उसके बाद हम दूसरे लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ producing fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, medicinal and aromatic plants। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो एकदम सिंपल वाला है, जिसको हम एकदम शॉर्ट में अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। देखो बच्चों, आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल्स। देखो फ्लावर्स क्या होते हैं, जनरली जो फ्लावर्स होते हैं, फूलों को हम फ्लावर्स कहते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में क्या आते हैं कि जो पौधे बड़े होते हैं। अब इसमें हेज एंड श्रब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फ्लावर्स क्या होते हैं, मेनली फ्लावरिंग पर्पज़ के लिए होते हैं। ये फ्रेग्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं। लेकिन जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ये कलरफुल भी होते हैं, फ्रेग्रेंट भी होते हैं। इनमें स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि ये हेज के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, श्रब्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, टॉपियरी बनाना है, बॉर्डर बनाना है, एजिंग करनी है, तो वो सारे चीज़ों के लिए हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम दूसरा डेफिनेशन इसका देंगे, वो देखते हैं कि दूसरा डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ तक तो आपने एक डेफिनेशन देख लिया। अब दूसरा डेफिनेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, जैसे मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था फर्स्ट वीडियो में, वैसे ही आपको नोट करना है। और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बताया था, सिंपल सा बताया था। देखो ये भले ही वाइट बोर्ड है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, लेकिन हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे आपको लगेगा कि आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ें तो तभी हमें पढ़ना आएगा। ये वाइट बोर्ड है, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना वहाँ पर पीपीटी फाइल्स को ओपन करते हैं, वही बोलते हैं, बट यहाँ मैं अपने आप से बोलूँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है, और उसको लिखूँगा भी। तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे, Horticulture may be defined as the science and technique of प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का और प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है बच्चों
ट्रेड से रिलेटेड होता है, यानी हम कैसे व्यापार करना है। हॉर्टिकल्चर में बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब देखो बच्चों, हम डेफिनेशन किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आपको अगर कोई और डेफिनेशन देना है, आप अपने हिसाब से बनाकर भी डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम आना चाहिए। मीनिंग बोले तो जो इसमें करते हैं, जो इसका अर्थ है वो सेम आना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं कह दूं कि मुझे राइट हैंड से ये लेफ्ट वाला कान को पकड़ना है, अब मैं चाहे इधर से पकड़ूं ऐसे कान को, चाहे इधर से पकड़ूं, बात तो वही है, काम वही हो रहा है। मतलब डेफिनेशन हमने एक बार इधर से दिया, एक बार इधर से दिया, तो काम तो सेम हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आपके पास अगर कोई डेफिनेशन आप भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन होगा, सबसे सिंपल डेफिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया इसका डेफिनेशन क्या है। तो अब थोड़ा सा ये भी जानना हमें ज़रूरी है कि इसका नाम क्यों पड़ा भैया। अच्छा देखो, जैसे मेरा नाम क्या है, अमन मौर्य, ठीक है, मेरा नाम अमन, तो मेरा नाम अमन है, मेरा भी नाम कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। ठीक है, मम्मी पापा ने सोचा होगा कि नहीं इसका नाम ये रखना है, इसका लोग पहले अर्थ ढूंढते हैं कि अच्छा अर्थ होगा तो लड़का भी अच्छा होगा, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम अमन है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, अमन, और मेरा जो नाम का शब्द है वो उर्दू वर्ड है, बट इसका जो मीनिंग क्या है, मीनिंग है पीसफुल, यानी बिल्कुल शांत टाइप का। ठीक है, मैं और जैसा नाम है वैसा थोड़ा वो भी, मैं हूँ भी शांत टाइप का, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा सोच कर रखते हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का भी नाम ऐसे ही बच्चों रखा गया कि इसका नाम कैसे रखा जाए, कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाए। तो मेरे नाम का तो वर्ड कहाँ से लिया गया, उर्दू वर्ड से, लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो नाम पड़ा वो लैटिन वर्ड से पड़ा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो मैंने शुरू के 10 पेज छुड़वाए हैं ना आप लोगों के लिए, तो उसमें आपको लिखना है। तो लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन में 2 वर्ड इन्होंने लिया, कौन कौन सा, पहला लिया हॉर्टस, ठीक है, और दूसरा लिया कल्चरा। देखो बच्चों, हॉर्टस और कल्चरा ये 2 लैटिन वर्ड लिया, इसी को जब जोड़ देते हैं तो नया वर्ड क्या बनता है, हॉर्टिकल्चर। कौन सा वर्ड बनता है, हॉर्टिकल्चर। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या है और कल्चरा का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बच्चों इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं। देखो, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर रेजिंग टेक्निक्स, रेजिंग ऑफ प्लांट्स, तो ऐसे हो जाता है। तो ये आपको पूरा एक अच्छा सा पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट हो गया। हालांकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, बट ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड पे भी होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैटर चाहिए पढ़ने का, आपको समझना है। ठीक है, तो वो काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो लैटिन वर्ड से हॉर्टिकल्चर लिया गया है, 2 वर्ड कौन कौन से हैं, हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया हॉर्टिकल्चर। क्या बन गया, हॉर्टिकल्चर। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलो अब हम जानेंगे बच्चों कि ब्रांचेस इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने अपनी फैमिली को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, अब ये चाहते हैं कि इनकी भी फैमिली थोड़ी बड़ी हो, तो इन्होंने क्या किया, अपने फैमिली को एक्सपेंड किया और इनके टोटल 8 बच्चे हुए, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब इनकी फैमिली के मेंबर्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ पोमोलाजी, दूसरा बेटा जो हुआ उसका नाम इन्होंने रखा ओलेरिकल्चर, तीसरी एक बेटी हुई इनको, इन्होंने इसका नाम रखा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ये बस समझाने के लिए आपको है, ऐसा कुछ है नहीं, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, 3 बेटे हो गए यहाँ पे, और चौथा बेटा जो हुआ उसका नाम इन्होंने रखा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स।
पांचवा बेटा जो हुआ, इन्होंने उसका नाम क्या रखा, पांचवा बच्चे का इन्होंने नाम रखा स्पाइसेस क्रॉप्स, स्पाइसेस क्रॉप्स, ठीक है। छठे बच्चे का नाम इन्होंने रखा प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स। और सातवें बच्चे का इन्होंने नाम रखा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। आठवें बच्चे का नाम रखा इन्होंने प्रोपेगेशन यानी प्लांट प्रोपेगेशन, ठीक है। ये टोटल इसके 8 ब्रांच हो गए। अब इसको हम एक फैमिली ट्री बना देते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट ये भी है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट ये भी है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट ये भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, तो टोटल ये फैमिली ट्री तैयार हो गया। देखो बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है, पूरे ये जो हॉर्टिकल्चर का हमने क्लासिफिकेशन दिया है, कितने इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये क्या है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस हैं। इसको जब भी आप एग्जाम में लिखोगे पूरा एक पेज इसके लिए आप यूज़ करोगे, पूरा का पूरा एक पेज, इतना बड़ा उसी हिसाब से बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखोगे तब। और यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब देखो, जैसे पोमोलॉजी हो गया, ओलेरीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स, और ये प्लांट प्रोपेगेशन हो गया और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। और क्लासीफाई अगर अच्छा से कर दोगे, अच्छे से ब्रांचेस बना दोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम एक एक के बारे में धीरे धीरे जानेंगे कि आखिर में इन बच्चों का भी तो नाम पड़ा होगा, इन बच्चों का नाम इनके पिताजी ने कैसे रखा। अब इनके पिताजी कौन हुए, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। पोमोलॉजी के पिताजी का क्या नाम है, हॉर्टिकल्चर। ओलेरीकल्चर के पिताजी का नाम क्या है, तो ऐसे ऐसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलो, अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस के एक एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी से। देखो बच्चों, जब पोमोलॉजी की बात आई, ये पहला बेटा था, इन्होंने सोचा कि यार इसको कुछ अच्छा नाम देते हैं, कुछ हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाना। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा चलो इसका नाम हम 2 वर्ड से मिलाकर रखते हैं। पहला क्या रखा इन्होंने, एक लैटिन वर्ड लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक लैटिन वर्ड लिया और दूसरा क्या लिया, ग्रीक वर्ड। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों को मिलाने से मैं एक नया नाम बनाऊंगा, वही इसका नाम रखूंगा। इन्होंने लैटिन वर्ड में लिया पोमम, पोमम, ठीक है, और ग्रीक वर्ड में लिया लॉजी। देखो, अब इसका नाम यहाँ से धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। अब इन्होंने इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने से क्या बना, पोमोलॉजी, ठीक है। क्या हो गया, पोमोलॉजी। अब देखो बच्चों, पोमम का अर्थ होता है फ्रूट्स, पोमम का क्या अर्थ होता है, फ्रूट्स, और जो लॉजी होता है ना, लॉजी का अर्थ होता है साइंस। अब देखो हो गया ना, फ्रूट एंड साइंस, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसका डेफिनेशन हम बनाएंगे। इसका डेफिनेशन यहीं से बन जाएगा। कैसे बनेगा, पोमोलॉजी रिफर्स टू द कल्टीवेशन एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। हो गया सिंपल सा। या फिर सीधा हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोमोलॉजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। सिंपल हो गया। और ऐसे ही ओलेरीकल्चर का भी हम करेंगे। ओलेरीकल्चर में जहाँ पर फ्रूट साइंस है, उसी डेफिनेशन में वहाँ वेजिटेबल या ओलेरीकल्चर लगा देंगे तो वो पूरा डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। अब देखो, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो दोनों वर्ड कौन से हैं, लैटिन वर्ड में पोमम था जिसका मतलब फ्रूट्स होता है, लॉजी, लॉजी का मतलब होता है साइंस। इन दोनों को मिलाने के बाद बन गया पोमोलॉजी। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको आप, जो मैंने पेज शुरू में छोड़ने के लिए बोला है, उसमें आपको नोट करना है, ठीक है। देखो, पोमोलॉजी के बारे में हमने बात कर लिया कि बेटा इसका जो नाम पड़ा है वो इनके पापा ने हाइब्रिडाइज फॉर्म में रखा, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड को मिलाकर फिर बन गया पोमोलॉजी। अब आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इतना सिंपल बता रहा हूँ। अगर और कहीं इससे सिंपल मिले तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज़ आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। एग्री हिंदुस्तान के नाम से ही वो भी पेज है। चलो, अब दूसरा जो है इसका ब्रांच, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा ब्रांच क्या है, ओलेरीकल्चर।
दूसरा ब्रांच कौन सा है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, अब इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, चौथा आता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पांचवा आता है स्पाइसेस क्रॉप्स, छठा आता है प्लांटेशन क्रॉप्स, सातवां आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और आठवां क्या आता है बच्चों? आठवां अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। चलो अब देखो, ओलेरी कल्चर के लिए इन्होंने कहा कि ये तो दूसरा बेटा, चलो इसका नाम सिंपल में ही रख देते हैं। पहले का तो नाम हमने हाइब्रिडाइज फॉर्म में रख दिया, इसको इन्होंने कहा कि चलो इसका नाम हम लैटिन वर्ड से ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ नया नहीं करेंगे, लैटिन वर्ड से सिंपल उठाया इन्होंने क्या किया, दो वर्ड लिया, पहला लिया ओलेरिस, ठीक है, ओलेरिस, और दूसरा लिया कल्चर, ओलेरिस एंड कल्चरा। देखो ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स, क्या होता है? पॉट हर्ब्स, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर रेजिंग ऑफ प्लांट्स, रेजिंग ऑफ प्लांट्स, है ना बच्चों। तो यहाँ से अब इसका भी नाम क्लियर हो गया। अब इसको हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? ओलेरी कल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। सिंपल। अब क्या कुछ इसमें कुछ है? नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको अब ये चीज़ नोट करना है उस फर्स्ट पेज पे कि ओलेरी कल्चर लैटिन वर्ड है। वो दोनों लैटिन वर्ड कौन से हैं? पहला ओलेरिस है, दूसरा है कल्चरा। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर रेजिंग ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों ये दो टॉपिक हमने कवर कर दिया, दो ब्रांचेस के, पहला तो पोमोलॉजी और दूसरा ओलेरी कल्चर, ठीक है। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, अगर भूलोगे तो बहुत मार पड़ेगी मेरे द्वारा। चलो नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, अब इस इधर कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जानना है कि इसमें होता क्या है। तो इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है। साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, सिंपल। अब देखो इसी डिफिनेशन से मैं इसका डिफिनेशन बना रहा हूँ। जहाँ पर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं वहाँ पर कर दो इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। फिर स्पाइसेस को हमें करना है, स्पाइसेस का भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग ऑफ स्पाइसेस क्रॉप्स, ठीक है। फिर इसमें कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। और देखो बच्चों, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में कुछ पौधे होते हैं, ये कुछ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ एरोमेटिक टाइप्स के होते हैं। एरोमेटिक्स बोले तो उसमें कुछ सुगंध होता है और वो काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा क्या है? यह एक मेडिसिनल प्लांट है। लेकिन अगर हम ओशिमम की बात करें, ओशिमम तो सभी जानते होंगे, तुलसी। तुलसी क्या है? एक एरोमेटिक प्लांट है, ठीक है। पेरीविंकल क्या है? ये भी इन्हीं दोनों में आता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। ये तो पूरा इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम लोग डिफाइन करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है, मतलब स्टडी का पहला लेक्चर है, वैसे तो दूसरा लेक्चर है, ठीक है। देखो बच्चों, प्लांटेशन क्रॉप्स में भी जहाँ पर मैंने पूरा डेफिनेशन बताया वहाँ पर चेंज कर देना प्लांटेशन क्रॉप्स। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? देखो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि बहुत सारा फ्रूट्स हमारा क्या होता है? सड़ जाता है, गल जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता क्या है? इसके जैसे नाम से हम पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, देखो तीन नाम इसमें जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों नामों के बारे में जानते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है, मीन्स आफ्टर। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? टू हार्वेस्ट द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज, या फिर डिटैच द फ्रूट, डिटैच फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स या फिर ट्रीज। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से साइंस हम कह सकते हैं, ठीक है। साइंस या फिर जो भी उसमें प्रोसेस यूज किए जाते हैं, प्रोसीजर। चलो अब देखो, यहां से इसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा एकदम सिंपल में।
आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है स्मार्ट तरीके से, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ना कि स्मार्ट क्लास पे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने से स्मार्ट स्टडी नहीं होती। स्मार्ट स्टडी ऐसे होती है। देखो, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, हार्वेस्ट का मतलब होता है डिटैचिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स या फिर ट्रीज, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब साइंस या फिर प्रोसीजर। देखो, फ्रूट हमने हार्वेस्ट किया, उसके बाद जो भी प्रोसेस अपनाई जाती है उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। जैसे फ्रूट को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या आता है जरूरी, प्री कूलिंग। प्री कूलिंग क्या होता है कि जब फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ हीट होती है, उसको रिमूव करने के लिए प्री कूलिंग की जाती है। फिर इसी में आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, मान लो हमने सेब की हार्वेस्टिंग की, उससे हमने बनाया जैम, जेली, जो भी बनाना है बनाया। अब देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से, ये फार्मर्स के इनकम को डबल करने का भी एक अच्छा स्रोत है। वो कैसे है अभी मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लेना, इतना आप लोग नोट कर लो, और ऐसे ही डिफाइन आपको करना है। अब देखो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोला ना मैंने, मान लो हमने मैंगो की हार्वेस्टिंग की और मैंगो हम बेच रहे हैं 40 रुपीज़ kg पर kg, ठीक है। ये इतना हम मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, इसका हम बना देंगे मैंगो जूस, मैंगो जूस, ठीक है। अब मैंगो जूस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइस चाहिए, कुछ केमिकल्स पाउडर होते हैं जो एरोमा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एरोमा के लिए वो चाहिए पाउडर, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, शुगर चाहिए और पानी चाहिए। अब इन तीनों के मिक्सचर को बनाकर हम जो मैंगो जूस बनाएंगे, तो जानते हो एक मैंगो लगभग 250 ग्राम का होगा या समथिंग। अब वो 250 ग्राम का मैंगो अकेले 40-45 रुपए का बिकेगा। बताओ कैसे, आधा लीटर अगर आप कोल्ड ड्रिंक ये मैंगो जूस वाला लेने जाओगे तो इतना महंगा देगा, अब तो और महंगा हो गया। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन कि हम फ्रूट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके कैसे पैसा कमाएं, ये होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सबसे सस्ता और सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चों, इससे आप तो और अच्छे से समझोगे कि हाँ ये वाला एग्जांपल एकदम बेस्ट होगा। देखो, चिप्स खाते हो ना आप लोग, ठीक है, जो आप 5 रुपए की पैकेट खरीदते हो ना, उसमें मात्र ये जो आलू है ना, इसका आधा ही रहता होगा। एक पैकेट में इतना रहता है, एक पैकेट में इधर वाला, 2 पैकेट, एक पैकेट का जो चिप्स है वो हो गया। अब इसमें सिर्फ इतना आया, ठीक है। अगर आप मार्केट में बेचोगे तो 10 रुपए में 1 किलो आलू बेचोगे, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 250 ग्राम ही होता होगा एक पैकेट में, और वो आपको 5 रुपए का बिकता है। 250 ग्राम मैंने ज़्यादा बता दिया, और कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके फार्म को हम चेंज कर दिए और अधिक से अधिक पैसा कमाएं। 1 किलो में हमें लगता है कि कम से कम 10 पैकेट से ज़्यादा तैयार हो जाएगी, और 10 पैकेट से ज़्यादा तैयार हो गई तो 50 रुपये बन गए, और यहाँ पर 10 ही रुपये में 1 किलो बेच रहे थे आलू, अब यहाँ पे 50 रुपये मिल रहे हैं 1 किलो आलू का। तो ये होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, ठीक है। अब इसी में ही आता है प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जिसमें जैम, जेली, मुरब्बा वगैरह सब बनाया जाता है, कैंडी बनाया जाता है, वो सब आते हैं। अब बच्चों एक नेक्स्ट पॉइंट जो बच रहा है आपका, वो बच रहा है कौन सा, प्लांट प्रोपेगेशन, ठीक है। प्लांट प्रोपेगेशन नेक्स्ट वाली जो ब्रांच है, प्लांट प्रोपेगेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट प्रोपेगेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट साइंस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारा खेल प्रोपेगेशन का, हमें हाई यील्डिंग वैरायटी करना है तो हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक हमें चाहिए, रूट स्टॉक और स्यान चाहिए। तो ये दोनों किस में आते हैं, प्रोपेगेशन में ही आते हैं। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तब जानेंगे। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ तक हो गया। अब हम इस लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आपके पूरा एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। चलो, एरिया एंड प्रोडक्शन, सबसे पहली चीज तो जितना भी एरेबल लैंड है, ठीक है, एरेबल लैंड, एरेबल लैंड, एरेबल लैंड क्या होता है, जो कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें खेती करने योग्य भूमि है, उसे हम बोलते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का टोटल 17%, कितना, 17% यूज कहाँ किया जाता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में,
हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है 17%। अब ये 17% कितना आता है 27.2 मिलियन हेक्टेयर। कितना आता है 27.2 मिलियन हेक्टेयर। सोचो टोटल जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है वो कितने एरिया में किया जाता है 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया। ठीक है, ये एरिया है, ये टोटल एरेबल लैंड का 17% है। ठीक है, अब इस एरिया से, ठीक है, 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया से बच्चों जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था 2021 में, हॉर्टिकल्चर का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था वो कितना हुआ था 329.67 मिलियन टन्स। कितना 329.67 मिलियन टन्स। ये इतना डाटा है आपका टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन का। इसने सीरियल क्रॉप्स को भी पीछे छोड़ दिया और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आगे निकल आया है। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स में जो भी गेहूं हो गया, पैडी हो गया, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, इसने आगे आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ तक तो हो गया कि 329.67 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ 2021 में। कितने एरिया से 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया। इसको भी आपको अपने नोटबुक में अलग से लिखना है। क्या लिखना है कि जो टोटल हॉर्टिकल्चरल एरिया है क्रॉप्स का वो कितना है 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 2021 का डाटा है। अब इस 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया से कितना प्रोडक्शन हुआ 2021 में 329.67 मिलियन टन। ठीक है, ये इतना प्रोडक्शन हुआ। अब देखो ये तो पूरा ओवरऑल हमने जाना, लेकिन अब हम जानेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत पूछता है कि क्या एरिया है, क्या प्रोडक्शन है, कितना होता है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। देखो यहाँ पर मैं फ्रूट्स का बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वेजिटेबल्स का। ओके, जो 27.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया था ना, उसका 9.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया से जो टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ है बच्चों वो हुआ है 102.76 मिलियन टन्स। ठीक है, ये क्या है, ये एरिया है और ये क्या है प्रोडक्शन। टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ है 2021 में, ये 2021 का डाटा है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि टोटल जो फ्रूट्स का एरिया कितना है 9.6 मिलियन हेक्टेयर और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 102.76 मिलियन टन। ओके, अब बच्चों एक चीज़ और बात आती है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है फ्रूट का जो है वेजिटेबल की अपेक्षा कम है। कितना है 14 इसका जो टोटल वो है 14.51 मिलियन टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन है और ये एरिया है। चलो अब हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। जो टोटल वेजिटेबल्स का एरिया है, ठीक है, कितने में से टोटल जो हॉर्टिकल्चरल का कितना था 27.2 मिलियन हेक्टेयर, इस एरिया का कितना है तो यहाँ पर होगा 10.86 मिलियन हेक्टेयर, 10.86 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये टोटल एरिया है किसका वेजिटेबल्स का। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रोडक्शन कितना हुआ। तो जो वेजिटेबल्स है ना वो फ्रूट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है, इसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कितना हुआ 196.27 मिलियन टन्स। ये किस ईयर का डाटा है 2021 का, ये पूरा। ठीक है, और बच्चों इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो फ्रूट से ज़्यादा है। इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है 17.11 मिलियन टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है, ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है, आपके सारे एग्जाम्स में पूछता है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखो एक डिफरेंस देखो यहाँ पे, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है 14.51 मिलियन टन पर हेक्टेयर और इसकी कितनी है 17.11 मिलियन टन पर हेक्टेयर, और इसका थोड़ा सा एरिया भी ज़्यादा है, इस वजह से वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, इसका एरिया भी बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। चलो, अगर किसी को डाउट है इस डाटा में तो आप जो है कि इंडियन हॉर्टिकल्चर का जो जर्नल आता है सितंबर-अक्टूबर 2021 वाला, उसको उठाना, उसमें पूरा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। चलो अब बच्चों 2-3 चीज़ें और जानने की आवश्यकता है आपको जो हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। इसको भी आपको फर्स्ट पेज पे ही लिखना है। देखो जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उन्होंने 2021 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, 2021 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स घोषित किया गया है। और इसका जो स्लोगन था वो क्या था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स योर डाइटरी इसेंशियल्स, योर डाइटरी इसेंशियल्स, ये इसका स्लोगन था। इसको भी आपको याद रखना है। और बच्चों एक चीज़ और याद रखना है कि 2023 को क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऐसे बहुत सारे ईयर हैं जिसको घोषित किया गया है, जिसमें से कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2015 और 2016 को, 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स बोलते हैं और 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बोलते हैं। ठीक है, 2008 को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो अब आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं कि इसमें आगे क्या है। हाँ, अब अगला टॉपिक है हमारा बच्चों इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो बच्चों अब अगला टॉपिक देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है? देखो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप को हम अलग नहीं लिखेंगे। एग्जाम में लिखना है तो दोनों को सेम ही हेडिंग में कर देना, इन्वॉल्व कर देना, क्योंकि लगभग दोनों सेम सेम होता है। तो कुछ चीज़ें अलग से लिखोगे तो बहुत दिक्कत होगी। जब दोनों एक ही में लिखोगे ना तो ज़्यादा फायदे में रहोगे आप। तो देखो इम्पोर्टेंस में सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चलो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता है, इनकम जनरेशन भी होता है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ भागेंगे ज़रूर। ठीक है, जब उधर जाओगे तो इंडस्ट्रीज लगाओगे। अब इंडस्ट्रीज में क्या आएगा? आपको चिप्स बनानी है, ठीक है, कैंडी बनानी है, या फिर आपको कुछ और चीज़ बनानी है, जैसे फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, या फिर आपको कैनिंग करना है। कैनिंग यानी डिब्बाबंदी। जैसे आपने मटर को देखा होगा, मटर आपको ऑफ सीजन में भी मिलता है, तो वो क्या होता है? कैनिंग करके ही उसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर बाद में उसको ऑफ सीजन में लाया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा? डिफरेंट जगह से लोग आएंगे यहाँ पर। मान लो ये हमारा कारखाना हो गया, ठीक है, ये हमारा कारखाना हो गया। अब देखो इंडस्ट्रीज ये हो गई, इंडस्ट्री लगी तो यहाँ पर लोग आएंगे काम करने। ठीक है, जब लोग आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं इनकम भी तो जनरेट होगा। अरे भाई जब ये काम करेगा तब तो इसको पैसा मिलेगा। अगर इसने काम किया तो इसको क्या मिला? इनकम मिला, यानी इनकम भी जनरेट हुआ। ठीक है, ये तो एक सिंपल वाला था कि हॉर्टिकल्चर से ये वाला फ़ायदा है। तो पहले स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में आपको यही चीज़ें डिस्क्राइब करके लिखनी है। आपको बताना है कि चिप्स, कैंडी, फ्रूट जूस ये सब लगाएंगे, बनाएंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर वहाँ पर लोग आएंगे काम करने तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब लोग काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा तो इनकम जनरेट होगा। इससे क्या होगा कि देश की जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि होगी और लोगों का इनकम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके बतानी है। मैं हो सकता है मैं कोशिश करूँगा आपको कि एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, फिर बच्चों दूसरा चीज़ क्या है? देखो इनकम जनरेट हो गया। ठीक है, इनकम जनरेट। तीसरा क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, चौथा चीज़ क्या है आपका? जो फोर्थ है वो क्या है? रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू। रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू। अब देखो ये क्या है भाई? ये तो आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन इसको मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखो रिलीजियस में क्या आता है? जैसे अभी महाशिवरात्रि का पर्व हुआ, फरवरी या मार्च में आता है लगभग, तो उसमें क्या होता है? भगवान जो शंकर है ना, लॉर्ड शिवा, इनको हम लोग क्या करते हैं?
फ्लावर्स, फ्रूट्स, एज वेल एज हम गेहूं की वो जो जौ होती है, जौ की बाली भी उसमें रखते हैं, धतूरा का प्लांट्स रखते हैं, ठीक है, धतूरा। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये रिलीजियस वैल्यू में आ रही है, ठीक है। जो लॉर्ड कृष्णा थे उनको क्या पसंद था, कदम का ट्री पसंद था, ठीक है, कदम का ट्री, पारिजात फ्लावर्स। तो ये चीज़ें सैक्रेड और रिलीजियस वैल्यू में आ रही है, कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। हम किसी भी भगवान के यहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, उनके चरणों में फूल का अर्चन करते हैं। तो वो क्या होता है, रिलीजियस वैल्यू में आता है, सैक्रेड वैल्यू में आता है, यानी पवित्रता का स्रोत है ये, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें डिफाइन करना है कि भगवान शिवा को हम क्या करते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जब महाशिवरात्रि आता है तो उसमें हम बेर का फ्रूट भी रखते हैं उनके लिए, धतूरे का भी फ्रूट रखते हैं और लीव्स भी रखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, फ्लावर्स भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू में। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अब क्या है, एस्थेटिक वैल्यू एंड फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, देखो बच्चों, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन, थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाना, कहीं कहीं स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है हमें सौंदर्य प्रसाधन का प्रोवाइड कराना। जैसे हम कहीं पे भी कोई पार्टी हुआ, मान लो किसी का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, किसी का बर्थडे पार्टी है, सॉरी बर्थडे पार्टी, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेकोरेशन होगा। अब गेट के लिए अलग डेकोरेशन है, जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा वहाँ के लिए अलग डेकोरेशन है। मैरिज हो गया, मैरिज सेरोमनी, मैरिज सेरोमनी वहाँ पर भी वही है। देखो इंसान जब पैदा होता है और जब मरता है, पैदा होने से लेकर, इसको यहाँ पे समझते हैं, अब इतना मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। इंसान के जन्म से लेकर पूरी डेथ तक यानी मृत्यु तक फ्लावर्स का हमेशा यूज होता है, हमेशा यूज होता है, एवरी स्टेप में। तुम्हारा जन्म हुआ, ठीक है, तो उस दिन लोग बहुत खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ पूजा अर्चना कराएंगे, तो उसमें भी फ्लावर्स का यूज़ हुआ। आप 1-2 साल के हुए तो उसमें बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया, वहाँ पर भी फ्लावर्स का यूज़। आप धीरे धीरे और बड़े हुए, आपकी शादी हुई, वहाँ पर भी आप जिस स्टेज पे बैठते हो, जहाँ पर आपका वरमाला होता है, वहाँ पर भी फूल का यूज़ होता है। आपके पूरे उस शादी में कहीं ना कहीं फ्रूट्स स्टॉल लगे होते हैं, लोग फ्रूट्स खाएं, फ्रूट जूस का स्टॉल लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब अंत में डेथ होती है, डेथ में भी फ्लावर्स का बहुत यूज़ होता है। जब आप डेथ हो जाती है तो जो आपकी सैया होती है उसको भी फूलों से सजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व है, इसी को बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू में मेनली ब्यूटिफिकेशन पर्पज आता है, चाहे आप घर की सजावट के लिए ले लो, चाहे किसी भी चीज़ की सजावट के लिए ले लो। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना और इसको बढ़िया से डिस्क्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप का जो पॉइंट है वो क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। ये लास्ट है, इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। अच्छा देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी विटामिन्स होता है, विटामिन्स हो गया एंड मिनरल्स हो गया, ये सब आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। इसी को ये बता रहा है कि फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। मेरे आँख में कोई दिक्कत है, मुझे चश्मा लग गया तो मुझे विटामिन ए की आवश्यकता है। मेरे दांत में स्कर्वी रोग लग गया है तो मुझे विटामिन सी की आवश्यकता है। उसके लिए मुझे आंवला खाना होगा, बारबाडोस चेरी खाना होगा, गुआवा खाना होगा जिसमें विटामिन सी होते हैं। उसके बाद आँख के लिए मुझे मैंगो खाना होगा, पपाया खाना होगा क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन B2 की कमी हो गई तो राइबोफ्लेविन यानी उसके लिए हमें बेल खाना होगा। तो यही चीज़ है फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, जिसमें हमें न्यूट्रिशन मिलता हो उसी को हम बोलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। अब इसको आप अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हो, मेरा काम था समझाना, इस चीज़ को आसान बनाना, मैंने आसान बना दिया। अब आपका काम है, आगे का काम आपका है। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है।
आप अपने दोस्तों को शेयर करो। और मैं कहता हूँ कि मैं डेली ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी नेट का जो एग्ज़ाम होता है SRB नेट, उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो मुझे वो भी देना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। इस वजह से मैं हफ्ते में 1-2 वीडियोस अब डालूंगा। तो आप लोग लेकिन पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ना, अपनी तैयारी करो। मैं आपके भलाई का ही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने एग्री हिंदुस्तान जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा, एग्री हिंदुस्तान, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाना है आपको, उसको फॉलो कर लेना है। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ME Nikku01, ठीक है। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, मिस्टर हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो बच्चों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया या फिर चीज़ें सिंपल लगी और समझने में मज़ा आया, वीडियो पढ़ने में मज़ा आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना और लोगों को बताना कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। तो UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बता देंगे। लेकिन आपको जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा बोला है उसको ले जाकर नोट कर लेना, वो आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं बच्चों फिर।